हेलो क्लास 10th। लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था। इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। केमिस्ट्री में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए हैं। क्लास 10th का 9th चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जरूर एग्जाम में करके जाने हैं। इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये जरूर एग्जाम में आते हैं क्योंकि परावर्तन और अपवर्तन पर ही बेस्ड चैप्टर है ये। सो आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन इन दोनों के नियम याद होना चाहिए। प्लस इनमें अब डायरेक्ट ऐसे नहीं आता कि क्वेश्चन आ जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, उसके साथ एक न्यूमेरिकल भी आपको ऐड करके देते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी है। वो सब मैं इसमें डिस्कस करूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर लेनी है एंड आपको परावर्तन के और अपवर्तन के नियम दोनों याद होना चाहिए। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम है। परावर्तन के नियम कौन से होंगे? फर्स्ट है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगा। और सेकंड क्या होता है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये 2 नियम है, I = R। ये 2 नियम प्रकाश के परावर्तन के हैं। वहीं अपवर्तन की बात करें तो उनका नोट भी कर सकते हैं। अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड नियम है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, स्नेल का नियम लिखिए, सो कंफ्यूज नहीं होना है। अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है। आपतन कोण की जगह साइन I और अपवर्तन कोण की जगह साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम इस तरह से जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके साथ न्यूमेरिकल भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखीय आवर्धन और अपवर्तनांक। ये आपको पढ़ के जाना है, वैसे एग्जाम में आता नहीं है बट फिर भी आप इसको पढ़ लेंगे। थर्ड है प्रतिबिंब का बनना। दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका प्रतिबिंब किस जगह पर बनेगा, ये आपको आना चाहिए इस चैप्टर से। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं यहाँ पर वीडियो में ऐड कर दूंगी, सो आप इसको भी कवर कर लेंगे। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है वस्तु के कहाँ पर रखे होने से। नेक्स्ट देखिए, उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के दो उपयोग तो आपको कर ही लेने हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के, ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी आ जाता है, उपयोग लिखिए, या आपसे ऐसे पूछ लेते हैं वाहन के हेडलाइट में कौन से मिरर का यूज़ करते हैं, जो डाइंटिस्ट होते हैं वो किस दर्पण का यूज़ करते हैं, इसके उपयोग पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं वीडियो में ऐड कर दूंगी, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का पावर ऑफ लेंस का मात्रा क्या होता है? यूनिट होती है इसकी डायोप्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंस की क्षमता = 1/, में फोकस दूरी होता है, लेकिन फोकस दूरी की यूनिट वहाँ पर मीटर होगी तो 1/, फोकस दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर में दी होगी फोकस दूरी तो ऊपर 100 हो जाएगा, 100/, में फोकस दूरी। नेक्स्ट है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पर बेस्ड न्यूमेरिकल 100% आपके एग्जाम में आते हैं, बट वो सब हम यहाँ पर करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और अभी आपका रिवाइज करने का टाइम है। सो आप क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए और उनको रिवाइज करते रहिए। सुबह आपका एग्जाम है इसलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इससे बन जाता है मानव नेत्र की संरचना। ये आई का स्ट्रक्चर मैंने चैनल पर अपलोड भी किया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। सेकंड है समंजन समता, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सो आप इसको भी तैयार कर लेंगे। नेत्र के द्वारा फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता ही समंजन समता कहलाती है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। और थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। इन दोनों के कारण क्या होते हैं, ये दोष होने के, और निवारण क्या है, इसका उपचार कैसे करेंगे, ये आपको 100% कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है। एक दृष्टि दोष जरूर पूछा जाएगा, उसका कारण और निवारण दोनों आपको बताने होंगे। फोर्थ है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ये जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो 7 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे प्योर इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में बेचैनी है पिनाला, इससे हम याद कर सकते हैं, तो ये भी आपको कर लेना है। फिफ्थ है कारण। इन चीज़ों का कारण भी एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्योंकि यूपी बोर्ड की साइट पर जो मॉडल पेपर अपलोड किया गया था वहाँ पर ये पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको वीडियो में इंक्लूड कर लिया। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? धनुष का इंद्रधनुष का निर्माण बारिश के बाद जो होता है वो किस कारण से होता है? आकाश का रंग हल्का नीला किस वजह से दिखाई देता है? इनके कारण आपको पता होना चाहिए। सिक्स्थ है प्रिज्म सूत्र। देखिए, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं, बट क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ सो इसलिए यहाँ पर मैंने वो नहीं लिखा। प्रिज्म सूत्र से भी यहाँ पर न्यूमेरिकल बनते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रिज्म सूत्र आपको पता होना चाहिए, उस पर आधारित न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है, इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण का एक एग्जाम्पल है, सो आपको इनके कारण भी पता होने चाहिए। 11th चैप्टर है विद्युत, उससे ये बेसिक सी डेफिनेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए। आई होप आपने ये सब लर्न की हुई होंगी। विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता क्या होती है, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति वोट,
1 एम्पियर की परिभाषा और 1 कूलाम की परिभाषा, ये एग्जाम में डेफिनेशन के साथ भी पूछ लेते हैं और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी परिसीमाएं पूछी जाती हैं और वी आई के बीच ग्राफ इसमें पूछा जाता है। जो एक स्ट्रेट लाइन आता है वो भी आपको तैयार कर लेना है। थर्ड है समांतर क्रम व श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं या श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ये इससे एग्जाम में पूछा जाता है। धारा व विभवांतर ज्ञात करना, इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल जरूर आपके एग्जाम में आते हैं। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताती हूँ समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आप और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, ए से सी के बीच में अगर आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछा जाएगा, तुल्य प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, इसमें अगर आपसे निकालने के लिए बोला है तो आप पहले देखेंगे समांतर क्रम में। देखिए समांतर क्रम में ये 3 प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं और ये श्रेणी क्रम में है। पहले हम समांतर क्रम वाले को सोल्व करके इसे इसके साथ ही श्रेणी क्रम में ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 ओम, ओम आपको बताना चाहिए प्रतिरोध का मात्रक है या यूनिट है, इकाई बोल सकते हैं। 2 ओम, 6 ओम और यहाँ पर भी 6 ओम। तो इन तीनों का हम निकालेंगे। बी और सी के बीच, बी सी के बीच समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों, ये समझाने के लिए लिया है, राइटिंग पर ध्यान मत देना, का तुल्य प्रतिरोध। इसमें हम इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो अगर समांतर क्रम में जब कोई प्रतिरोध जुड़े होते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/r। क्योंकि हम बी और सी के बीच में निकाल रहे हैं तो बी सी हम नीचे लिख देंगे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ पर r किसे शो कर रहा है, प्रतिरोध को। r1 आपका 2 ओम है, r2 6 ओम और r3 6 ओम। तो यहाँ पर 1/r bc इसलिए लिखा है हमने क्योंकि बी और सी के बीच में हम निकाल रहे हैं तुल्य प्रतिरोध। अभी पूरे परिपथ का हमने नहीं निकाला है, इन तीनों को सोल्व कर रहे हैं। तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। ऊपर 3 प्लस 1 प्लस 1, ये आपको सोल्व करना आता होगा। 1/r bc, ये आ गया 1/r bc इज इक्वल टू 3 4 और 1 5, 5/6। हम r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये r ऊपर आ गया तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, 6 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे। इसको डिवाइड करने पर वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हम प्रतिरोध की वैल्यू निकाल रहे हैं बी सी के बीच, इसको डिवाइड करने पर वैल्यू मिली 0.2 ओम। तो ये इन तीनों के बीच, अब ये डायग्राम देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर ए से स्टार्ट किया है, ये एज इट इज़ रहेगा, ये भी, लेकिन ये अब हमने चेंज कर लिया है, समांतर क्रम में आ जाएगा। वैल्यू कितनी आई है 1.2, ये कितना दिया है 3.5 और ये 2, यूनिट आपको ध्यान रखनी है ओम। अब इन तीनों का, ये क्योंकि किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, वो पहले समांतर क्रम में थे। श्रेणी क्रम के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। जब समांतर क्रम में देते हैं तो ये सब अपोन में आ जाते हैं, 1 के अपोन में। यहाँ पर r1 कितना है 2, यहाँ पर r2 3.5 प्लस r3 1.2। ये जो भी वैल्यू आएगी इसे सोल्व करके वो हमें r मिलेगा किसके बीच, क्योंकि अब हमने पूरा परिपथ लिया है ए से बी के बीच, ए से सी के बीच। अब ये बी पॉइंट नहीं रहा, हमने इसको सोल्व कर लिया है। तो ए से सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, की वैल्यू आ जाएगी 6.7 ओम। ध्यान रखना है, आपको यूनिट हमेशा ध्यान रखनी है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इसका प्रतीक भी बना सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिया है। बाकी देखिए 2024 में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको दिखाती हूँ। 2024 में ये आया था, देखिए यहाँ पर कुल प्रतिरोध पूछा है इस परिपथ का। तो इसमें आप कैसे करेंगे, ये तीनों समांतर क्रम में है, इन तीनों को आप पहले सोल्व करेंगे। बी और सी के बीच में, ये तीनों समांतर क्रम में है, इनको आप पहले सोल्व कर लेंगे। फिर आपको ए और बी के बीच में देखना है, ये दोनों समांतर क्रम में है, इनको सोल्व कर लेंगे। फिर ये एक परिपथ, फिर ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा, यहाँ से एक, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आप ऐसे प्रतिरोध के रूप में दिखा देंगे। फिर यहाँ से वो प्रतिरोध के रूप में, इन तीनों को आपको ऐड करना है, डिवाइड में होंगे। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। और 1/10 प्लस 1/40, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। फिर वो दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, उन दोनों को आपको सिंपली ऐड कर देना है, वो कुल प्रतिरोध होगा इस पूरे परिपथ का। पूछा गया है सेकंड पार्ट में, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा। अब वैद्युत धारा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, I इज इक्वल टू V अपॉन में R। यहाँ पे देखिए विभवांतर कितना दिया है 18 वोल्ट, तो आप ये लिखेंगे अपॉन में R की वैल्यू आपको जो यहाँ से मिलेगी परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध, वो आप लिखेंगे 18 डिवाइड बाय जो यहाँ से वैल्यू आएगी। इनको सोल्व करने पर पहले ये करेंगे आप, फिर ये करेंगे, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे आपस में। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन में R। आपको यहाँ से I की वैल्यू मिल जाएगी। I धारा को डिनोट करता है, विभवांतर आप यहीं से बता सकते हैं। V की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R। लेकिन ये जो धारा निकाली थी हमने यहाँ पर, अभी धारा जो निकाली थी ये पूरे परिपथ की दी हुई है, और यहाँ पर A से B के बीच में पूछा है आपसे विभवांतर। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से इसको जो सोल्व करके समांतर क्रम से जो हम श्रेणी क्रम में बनाएंगे, इसको 1/10 प्लस 1/40 करके जो वैल्यू आएगी प्रतिरोध की, वो आपको यहाँ प्रतिरोध के लिए आप वो वैल्यू रखेंगे। और I इसमें कुल धारा जो है ए और बी के बीच का जो प्रतिरोध होगा, आपको प्रतिरोध की वो वैल्यू रखनी है, और धारा जो आपको यहाँ से निकलेगी वही पूरे परिपथ में है, सो आप वही वैल्यू धारा की रखेंगे। और R आपको 1/10 प्लस 1/40, यहाँ से जो R की वैल्यू आएगी प्रतिरोध की वो आपको रखनी है, उससे आपको विभवांतर पता चल जाएगा ए और बी के बीच। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। ये 2024 में आया है एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सोल्व करके देखना।
आपको क्लियर हो गया होगा। समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आपसे पूछते हैं और धारा ज्ञात करना। धारा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, I = V/R होता है। और विभवांतर आपसे पूछते हैं, V = I × R हो जाएगा। लेकिन आपको देख लेना है किन बिंदुओं के बीच पूछा है, तो आप प्रतिरोध की वैल्यू वहाँ पर आपको चेंज करनी पड़ेगी, जैसा मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट चैप्टर से देखिए, चैप्टर है आपका फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है, ये आपको याद करना है। मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या शो करता है, इसकी हेल्प से हम चुंबकीय मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो है उसमें उंगलियां जो होती हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अंगूठा इसमें धारा की दिशा में होता है, सो आपको ये भी याद करना है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं और इसमें मध्यम उंगली जो होती है वो धारा की दिशा को बताती है और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल यानी F की दिशा को व्यक्त करता है। तो आपको ये दोनों नियम जरूर से याद करके जाने हैं। सेकंड है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, जो इनके गुण होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि कभी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये समांतर और बराबर दूरी पर होती हैं और उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, हमेशा दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो आपको इस तरह इनके गुण भी याद होने चाहिए। थर्ड है, ये MCQ में भी आ जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये आपसे पूछ लेते हैं, सत्य है या असत्य है, तो आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी वैद्युत धारावाही चालक पर बल, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, इसलिए आपको इस पर बेस न्यूमेरिकल करके जानी है। देखिए बल का फॉर्मूला, चुंबकीय क्षेत्र में किसी वैद्युत धारावाही चालक पर बल का फॉर्मूला होता है IL/B sin थीटा, इसकी हेल्प से हम बल निकालते हैं। और गतिमान आवेश पर कार्यरत बल क्या होता है, F = QV/B sin थीटा, इनके भी आपको न्यूमेरिकल कर लेने हैं। यहाँ पर ये I क्या होता है, ये चालक में धारा को शो करता है। L यहाँ पर चालक की लंबाई है, थीटा यहाँ पर चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है, और B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप इसकी हेल्प से बल की वैल्यू निकाल सकते हैं। और गतिमान आवेश पर कार्यरत बल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं QV/B sin थीटा, जहाँ पर जो थीटा जो होता है गतिमान आवेश की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बीच का कोण होता है। सो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप जरूर से याद करके जाना एग्जाम में। भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर से सोल्व करके जाइएगा। आई अंडरस्टैंड कि कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, बट एटलीस्ट आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो तो आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर आपको इस चैप्टर से और विद्युत वाले चैप्टर से 100% आपकी आएगा। सो जो मैंने इस वीडियो में बताया वो तो आप कवर कर ही लेना। बाकी मैं आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। 2024 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। देखिए पहला ही क्वेश्चन इसमें प्रकाश वाले चैप्टर से बना हुआ है। आपने न्यूमेरिकल की पहले से प्रैक्टिस की होगी तो ये आप इसको सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आप सोल्व करके देखना। यहाँ से लेंस की समता से भी क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी ईजी कर ही सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान रखना। ये देखिए ये अब केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, इस क्वेश्चन पेपर को भी आप सोल्व करके जाना। ये जो टिक लगे हुए हैं ये इनके करेक्ट आंसर जरूरी नहीं है करेक्ट है, इसलिए आप इनको मत देखना। ये क्वेश्चन पेपर किसी और से लिया है मैंने, ये चेक नहीं किया था, सो आप इसको सोल्व करके देखना। देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल बना हुआ है, ये प्रकाश वाले चैप्टर से है। और कारों में दृश्य दर्पण के लिए कौन से दर्पण का यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको भी बताया था। ये देखिए निकट दृष्टि दोष यहाँ से पूछा गया था। ये आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये भी कल मैं आपको बता चुकी हूँ केमिस्ट्री वाली वीडियो, अगर नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लेना। बायोलॉजी को हम नहीं कर पाए हैं, आप खुद से कवर करने की कोशिश करना उसमें। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको सोल्व कर लेने हैं बायोलॉजी से। मैंने खुद सेल्फ स्टडी से क्लास 10th में 90+ स्कोर किया है साइंस सब्जेक्ट में, सो आप सब ट्राई करना। ये क्वेश्चन आपको जरूर से लर्न कर लेने हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर सेशन की स्टार्टिंग से आपने चीज़ों को सीरियसली लिया है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यूमेरिकल आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ये लास्ट चैप्टर रह गया है, ये देख लेना आप। इसमें से जैव निम्नीकृत और अनिम्नीकृत पदार्थ, ये आपके यूपी बोर्ड की साइड से जो मॉडल पेपर जारी किया था उसमें भी पूछा गया है, ये आपको तैयार कर लेना है। खाद्य श्रृंखला क्या है वो, और इसके पोषक स्तर जिनको बोलते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, अपघटक, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। इनसे MCQ जो प्रथम पोषक स्तर होता है उत्पादक, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और उपभोक्ताओं के लिए उसे उपलब्ध कराते हैं। फिर नेक्स्ट प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, जो उत्पादकों से सीधा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये सब शाकाहारी होते हैं, जैसे खरगोश, बकरी, ये सब जो उत्पादक होते हैं पेड़ पौधों से सीधा अपना भोजन लेते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को क्या होते कौन से होते हैं, शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं। सपोज जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं इनका शिकार करते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। ये सब क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ये जैसे लोमड़ी, शेर, भेड़िया, चील, ये सब शिकार करते हैं और अपने भोजन को शिकार के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं जो उत्पादक से सीधा अपना भोजन लेते हैं। वहीं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन से होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को ग्रहण कर लेते हैं यानी मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन से होते हैं, जैसे मनुष्य और भालू, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, अर्थात सर्वाहारी होते हैं। और अपघटक लास्ट है, जो जीवाणु, बैक्टीरिया, फंजाई, कवक, ये सब होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड को, कार्बनिक मॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम करते हैं। जो पादपों और जीव जंतुओं का मृत शरीर होता है उसके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर अपना भोजन लेते हैं, वो अपघटक कहलाते हैं।
ये आपको तैयार कर लेना है। और सपोसी विषमपोसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको तैयार करना है। और ओजोन परत का अपक्षय, इसका कारण और निवारण दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ओजोन परत के अपक्षय में कौन सी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का अपक्षय होता है, ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। सो ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर से याद करके जाना है। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम।